तेईस जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाती है। इस मौके पर उनकी याद में बनाए जा रहे नेशनल मेमोरियल के मॉडल का भी अनावरण किया गया। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेशनल मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है। साल 2018 में सरकार ने अंडमान स्थित रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। साथ ही नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। साल 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के मकसद को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। उन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। साल 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए उन्हें फिर से चुना गया, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 4 जुलाई 1943 को वे सिंगापुर पहुंचे, जहां पर रास बिहारी बोस द्वारा पहले से ही देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। उन्होंने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को 3 डिवीजन में संगठित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया। यहीं पर उन्होंने चलो दिल्ली का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट के मुताबिक चार्जशीट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। इनका फ्री पब्लिक एक्सेस CRPC के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही दोषी, पीड़ित और जांच एजेंसियों के अधिकार भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। दरअसल चार्जशीट CRPC की धारा 173 में परिभाषित है। ये फाइनल रिपोर्ट होती हैं जिसे पुलिस ऑफिसर या फिर जांच एजेंसियों द्वारा किसी मामले की पूरी जांच के बाद तैयार किया जाता है। चार्जशीट तैयार होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज इसे मजिस्ट्रेट को भेजता है। मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट में दर्ज अपराधों पर नोटिस लेने की शक्ति होती है। चार्जशीट में मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जरूरी सूचना दर्ज की जाती है, जैसे अरेस्टिंग कब हुई, कस्टडी में कब लिया गया, किए गए अपराध और लिए गए एक्शन से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी चार्जशीट में होते हैं। चार्जशीट को दोषी के खिलाफ 60 से 90 दिनों के भीतर दायर करना जरूरी है। प्रेस्क्राइब समय सीमा के भीतर चार्जशीट दायर न होने पर दोषी को जमानत मिल सकती है। आपको बता दें कि FIR और चार्जशीट 2 अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। FIR किसी मामले में लिखी गई पहली रिपोर्ट होती है, वहीं चार्जशीट को पूरे मामले की जांच के बाद दायर किया जाता है। FIR का जिक्र IPC या CRPC के बजाय पुलिस रूल्स में किया गया है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को संबंधित पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प B यानी केवल 2। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रैंडम ड्रग सैंपल टेस्ट के दौरान 70 दवाओं को गुणवत्ता के टेस्ट में फेल कर दिया है। इन सैंपल्स में ओडिशा ड्रग एंड केमिकल द्वारा निर्मित पैरासिटामोल और ग्लैक्सोस्मिथ फार्मास्यूटिकल्स की बेटनोवेट सी स्किन क्रीम के सैंपल्स भी शामिल हैं। CDSCO ने इन सैंपल्स को NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है। गौरतलब है कि CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिली हैं। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल है। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या फिर कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है।
सीडीएसयू के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी हैं। नासा ने HAB यानी हार्मफुल एल्गल ब्लूम को स्पॉट करने पर $30,000 का इनाम रखा है। HAB को सैटेलाइट इमेज के जरिए स्पॉट करना होगा। नासा ने इसे टिक टिक ब्लूम नाम दिया है। इस कंपटीशन में भाग लेने वालों को सैटेलाइट इमेज के जरिए इनलैंड वाटर बॉडीज में साइनोबैक्टीरिया ब्लूम की पहचान करनी होगी। गौरतलब है कि साइनोबैक्टीरिया ब्लूम HAB का एक प्रकार होता है। इनलैंड वाटर बॉडीज इंसानों और मरीन लाइफ के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराती हैं। इनसे पीने का पानी, आर्थिक अवसर और मरीन एनिमल्स के लिए हैबिटेट हासिल होते हैं। एल्गल ब्लूम्स इन बॉडीज में सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन को ब्लॉक करके जहरीले तत्व उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें कि साफ पानी में एल्गी की बहुत तेज ग्रोथ को एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये पानी की सतह पर तेजी से उगकर पूरे पानी को ब्लॉक कर देते हैं। इससे पानी का रंग हरा, लाल, नीला कुछ भी हो सकता है। ये एल्गी के रंग पर निर्भर करता है। एल्गी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि जलीय पर्यावरण में रहता है। ये अपने लिए ऊर्जा का उत्पादन पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही करते हैं। जलीय निकायों में एल्गी का पाया जाना एक सामान्य बात है। हालांकि इनमें से कुछ एल्गी जहरीले तत्व भी उत्पन्न करते हैं। एल्गल ब्लूम के लिए इनकी तेज ग्रोथ जिम्मेदार है, जो कि पानी का तापमान बढ़ने, पोषक तत्वों की मात्रा इत्यादि से होती है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की होती है। चार्जशीट 60 से 90 दिनों के भीतर दायर की जाती है। चार्जशीट को CRPC में परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है विकल्प ए, तेलंगाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में जारी की गई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नेल्सन मंडेला थे। संसदीय संकुल परियोजना सांसदों की देश के बाहर ट्रेनिंग से संबंधित है। कूट के जरिए सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वहीं संसदीय संकुल परियोजना ग्रामीण आदिवासियों के कौशल से जुड़ी है। स्विट्जरलैंड WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का पहला सदस्य देश बन गया है, जिसने एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। आर्थिक मंच की दावोस समिट के साइडलाइंस में हुई WTO की बैठक में स्विट्जरलैंड ने सबमिशन सौंपा। इस समझौते को जून 2022 में हुई WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में अपनाया गया था। समझौते में इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग की सब्सिडी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। साथ ही अनरेगुलेटेड हाई सीज में फिशिंग सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। समझौते को लागू करने के लिए WTO के 2/3 सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत होगी। आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों के लिए काम करता है। इसका प्राथमिक मकसद सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड की वकालत करना है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 164 सदस्य देश हैं। इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और अध्यक्ष नगोजी ओकोंजा-इवेला हैं। भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल विश्व आर्थिक मंच अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के पैरामीटर्स में बदलाव को राजी हो गया है। अब इसमें भारतीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की इस कमी के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए दावोस समिट में शामिल हुई थी। भारत ने पंचायती राज व्यवस्था में शामिल 1.4 मिलियन महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के मुद्दे को उठाया था, जिसे विश्व आर्थिक मंच अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं कर रहा था। आने वाली रिपोर्ट्स में इस भागीदारी को जगह दी जाएगी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 146 देशों में 135वीं रैंक हासिल हुई थी।
इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतराल को देखा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 सब इंडेक्स हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर आधारित है। पहली बार यह रिपोर्ट साल 2006 में जारी की गई थी। भारत कभी भी जेंडर गैप रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी प्रमुख वजह जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे कि पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को नहीं काउंट करना मानता है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2017 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? विश्व आर्थिक मंच, यूएन मान अधिकार परिषद, यूएन विमेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विश्व आर्थिक मंच। मेघालय की रेड हॉल माइनिंग एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल मेघालय हाईकोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने मेघालय सरकार के कोयला उत्पादन दावों का खंडन किया है। समिति को जस्टिस बीपी काताकी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। मेघालय सरकार के मुताबिक 2014 में लगे प्रतिबंधों से पहले ही 32 लाख मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया जा चुका था। समिति के मुताबिक ये उत्पादन 19 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं हो सकता। गौरतलब है कि रेड हॉल माइनिंग एक खतरनाक प्रक्रिया है। इसमें 3 से 4 फीट की छोटी सुरंग से कोयला निकाला जाता है। ये इतनी छोटी होती है कि एक बार में एक ही इंसान इसमें प्रवेश कर सकता है। इसके चलते कई श्रमिकों की मौत हो जाती है। इन श्रमिकों में ज्यादातर बच्चे भी शामिल होते हैं। इन्हीं जोखिमों के चलते साल 2014 में एनजीटी ने खतरनाक रेड हॉल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। मेघालय में पहाड़ी टेरेन के चलते बहुत बड़ी सुरंग नहीं बनाई जा सकती। साथ ही कोयले की पतली परत पाई जाती है जिसमें ओपन माइनिंग प्रभावी नहीं है। इसलिए मेघालय में रेड हॉल माइनिंग का तरीका ज्यादा अपनाया जाता है। आपको बता दें कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन है। आईआईटी मद्रास ने नवाचार की अपनी यात्रा में एक पन्ना और जोड़ दिया है। दरअसल आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस तैयार किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटिंग कंपनी J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है। इसकी टेस्टिंग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई। BHAR-OS एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी है और प्राइवेसी पर फोकस किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्मार्टफोन के लिए कोर इंटरफेस का काम करता है। इसके उदाहरण गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और एप्पल का iOS है। भार ओएस में ऐप कस्टमाइजेशन पर फोकस किया गया है। भार ओएस में नो डिफॉल्ट एप्स पॉलिसी को लागू किया गया है। इसका मतलब हुआ कि यूजर पर ऐसे ऐप्स को यूज करने का दबाव नहीं है जिन पर वे भरोसा नहीं करते। इसमें यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नोटा यानी नेटिव ओवर द एयर की सुविधा भी दी गई है। नोटा में यूजर को मैनुअली अपडेट की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। इस सुविधा के होने के से डिवाइस में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन रन करता है। सवालों की शुरुआत करने से पहले 23 जनवरी के बुलेटिन की एक खबर पर गौर कर लेते हैं। हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खबर पेश की थी जिसमें 1939 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा हुई थी। दरअसल कांग्रेस का साल 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। त्रिपुरी वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे। उनके विपक्ष में महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बधाई देते हुए कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस तरह कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने। अंततः राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। आइए अब जल्दी से देखें आज के सवाल। पहला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई? 135, 136, 137 या फिर 138?
अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड हॉल माइनिंग तांबे की माइनिंग से संबंधित है। रेड हॉल माइनिंग को मुख्य तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में देखा जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित सवालों को देख लेते हैं और क्या उनके सही जवाब हैं ये भी देख लेते हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? सही जवाब है विकल्प सी यानी ओडिशा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की होती है। चार्जशीट 60 से 90 दिनों के भीतर दायर की जाती है। चार्जशीट को सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है। सही कथन कूट के माध्यम से चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर सभी? सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो और तीन। पहला कथन गलत है। चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। साल 2023 में मनाए जा रहे 13वें मतदाता दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर रखी गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी साल 2011 में। इसका मकसद देश के मतदाताओं में चुनावों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। इसे चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भारत में चुनावों के लिए जिम्मेदार है। यह संस्था लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराती है। शुरुआत में चुनाव आयोग केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना था। वर्तमान में यह संस्था एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के साथ काम करती है। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। 1 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद से अब तक चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक होता है। चुनाव आयोग को संविधान में सलाहकारी और अर्धन्यायिक काम सौंपे गए हैं। इसके निर्णयों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री राजीव कुमार कार्यरत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022 रिपोर्ट जारी की है। यह एक सालाना जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। इसका मकसद ट्रांस फैट के उन्मूलन की दिशा में किए जाने वाले वैश्विक प्रयासों की मॉनिटरिंग करना है। गौरतलब है कि WHO ने इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट को 2023 तक उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य साल 2018 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा पारित एक प्रस्ताव में किया गया था। 2023 तक दुनिया को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए WHO ने एक रिप्लेस ट्रांस फैट मॉड्यूल भी जारी किया। आपको बता दें कि हमारे खाने में 2 तरह के ट्रांस फैट पाए जाते हैं, एक नेचुरल ट्रांस फैट और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल ट्रांस फैट दूध और मीट जैसे उत्पादों से मिलते हैं, वहीं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन मिला दी जाती है। इसमें तैयार किए जाने वाला खाना कम कीमत और स्वाद में बेहतर होता है, इसलिए रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट्स में इसका खूब उपयोग होता है। ट्रांस फैट बिस्किट, कुकीज़, फ्रोजन पिज्जा, क्रैकर्स आदि में पैकेज्ड फूड जो भी होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। कंपनीज पैकेज्ड फूड के न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल में इसके बारे में जानकारी भी देती हैं। ट्रांस फैट हमारे शरीर में खराब LDL यानी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ ही अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ट्रांस फैट का उपयोग हृदय संबंधी और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2011 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल क्या पूछा गया था? आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही हैं।
बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन खबरों में है। भारत सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता करार दिया है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस पर अपनी असहमति जाहिर की है। इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ यूके में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा लंदन स्थित बीबीसी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब बीबीसी ने एंटी इंडिया अप्रोच दिखाई हो। हम जानेंगे कि बीबीसी क्या है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री पर भारत और यूके दोनों की सरकारें स्टेटमेंट जारी कर रही हैं। बीबीसी का गठन एक प्राइवेट कॉरपोरेशन के तौर पर 18 अक्टूबर 1922 को हुआ था। तब इसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से जानते थे। साल 1926 में हुई स्ट्राइक के कवरेज के चलते बीबीसी को ब्रिटेन की जनता की सराहना मिली। इसी साल ब्रिटेन की संसदीय समिति ने इस कंपनी को क्राउन चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देने की सिफारिश की थी। इसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नाम दिया गया। कंपनी अंतिम रूप से संसद के प्रति जवाबदेह हो गई, हालांकि अपनी गतिविधियों के लिए इसे स्वतंत्रता हासिल रही। वर्तमान में बीबीसी रॉयल चार्टर के अधीन काम करती है। इसे हर 10 साल पर रिन्यू कराना होता है। बीबीसी को लेकर नाराजगी केवल भारत तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बीबीसी को लेफ्ट विंग बायस करार देते हैं। वहीं लेफ्ट विचारधारा वाली लेबर पार्टी बीबीसी पर होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया को लेकर आरोप लगाती रही है। भारत और इजिप्ट के बीच रणनीतिक सहयोग को लेकर सहमति बन गई है। इस सहयोग में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और ऊर्जा संबंधी मामलों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर दोनों देशों के बीच साइबर सहयोग को लेकर भी सहमति बनी। गौरतलब है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। वे इजिप्ट के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। साल 2023 के चीफ गेस्ट के सिलेक्शन में NAM यानी नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास ने अहम भूमिका निभाई। नाम के फाउंडिंग मेंबर में इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर शामिल थे। नाम की स्थापना में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही इसमें भारत और इजिप्ट के 75 सालों के रिश्तों का भी अहम योगदान रहा है। भारत ने इजिप्ट को G20 सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। सितंबर 2023 में G20 का सालाना सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। वहीं इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता के बाद भी अहम रहा और इस दिन को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। 3 सदस्यों से बनी इस संस्था के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपरोक्त पद किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिप्लेस ट्रांस फैट मॉड्यूल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2014 से की गई। G20 का 2023 में सम्मेलन भारत में आयोजित होना है। सही कथन चुनना है कूट के माध्यम से, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर सभी। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे थे मैंने और उनके सही जवाब क्या हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? 135, 136, 137 या फिर 138? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 135। अगला सवाल पूछा था मैंने, कथनों पर विचार कीजिए। रेटहॉल माइनिंग तांबे की माइनिंग से संबंधित है। रेटहॉल माइनिंग को मुख्य तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में देखा जाता है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत है। रेटहॉल माइनिंग कोयले की माइनिंग से संबंधित है। रेटहॉल माइनिंग को मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में देखा जाता है। इजिप्ट ने भारतीय उद्योगों को सुएज कनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्पेस देने की बात कही है। इस मामले में दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें इजिप्ट द्वारा भारतीय कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वर्तमान में इजिप्ट में भारत का निवेश 3.15 बिलियन से ज्यादा है। गौरतलब है कि सुएज नहर एक कृत्रिम नहर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जोड़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया कराती है।
सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे आवागमन के लिए खोला गया था। सुएज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर से यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। इस नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है, जो भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है पोर्ट सुएज और उत्तरी सिरे पर है पोर्ट सईद। इस नहर में झील भी है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। आपको बता दें, इजिप्ट एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह देश उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में सुएज की खाड़ी और लाल सागर से सीमा साझा करता है। यह पश्चिम में लीबिया, उत्तर पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल, तो दक्षिण में सूडान से सीमा साझा करता है। यूएनडीपी इंडिया ने समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी के मकसद से एक कैंपेन लॉन्च किया है। इसका मकसद सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इस कैंपेन में प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। इसमें प्लास्टिक वेस्ट का सोर्स पर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेटेड वेस्ट का कलेक्शन और हर तरह के प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज गठित करने की बात कही गई है। कैंपेन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सहयोग से शहरी स्थानीय निकाय मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज या स्वच्छता केंद्रों का गठन करेंगे। यूएनडीपी के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट एजेंसी है। इसका मकसद गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करना, विकास को बढ़ावा देना है। यह देशों की सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसका गठन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा साल 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा ही जारी की जाती है। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी में संसाधनों की बर्बादी, ऊर्जा लीकेज आदि को न्यूनतम कर दिया जाता है। इसमें मेक, यूज, रिसाइकल की अवधारणा का पालन किया जाता है। एक प्रक्रिया का अपशिष्ट दूसरे के उत्पादन के लिए संसाधन के तौर पर इसमें प्रयोग किया जाता है। बीते 26 जनवरी को देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी के ही दिन साल 1950 में भारत शासन अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत एक गणतंत्र बना था। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगे को फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगे झंडे की फ्लैग अनफलिंग करते हैं यानी झंडे को फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग की जाती है यानी ध्वजारोहण किया जाता है। इन दोनों ही दिनों में तिरंगे झंडे के साथ होने वाली रीति रिवाजों में फर्क है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। साथ ही तिरंगे को खंभे के एकदम नीचे सिरे से बांधा जाता है। प्रधानमंत्री रस्सी के जरिए तिरंगे को ऊपर खींच कर ले आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ध्वजारोहण कहलाती है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे को खंभे के ऊपरी सिरे पर बांधा जाता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा बिना ऊपर खींचे अनफल किया जाता है यानी फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन भारत के नए राष्ट्र के तौर पर जन्म लेने का दिन है। उस दिन देश औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश जैक को नीचे करके भारतीय झंडे का ध्वजारोहण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति का पद नहीं था। राष्ट्रपति के पद के बराबर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक थे। इसलिए राष्ट्रध्वज को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने होस्ट किया। 26 जनवरी 1950 को देश स्वतंत्र था। भारत का संविधान एक स्वतंत्र देश की संविधान सभा ने अपनाया था। इसलिए दोनों दिनों में राष्ट्रध्वज के रीति रिवाजों में फर्क देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात कही गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। ओएनजीसी भारत के जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज को मैप करने की योजना बना रहा है। जियोथर्मल एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा का बेहतर विकल्प। गौरतलब है कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ओएनजीसी का यह फैसला इसी लक्ष्य को पूरा करने के मकसद से लिया गया है। वर्तमान में भारत दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे ऊष्मा के तौर पर संचित होती है। पृथ्वी के भीतर पानी गर्म होकर बाहर झरने के तौर पर बाहर आता है। गर्म पानी गीजर, हॉट स्प्रिंग, मड पॉट्स और स्टीम वेंट्स के जरिए बाहर आता है। इनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक भारत के लद्दाख में पूगा वैली और चम्माथांग,
गुजरात में कैम्बे, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और तेलंगाना में खम्माम भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य भूतापीय ऊर्जा साइट्स में बिहार में राजगिरी, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, झारखंड में सूरजकुंड, उत्तराखंड में तपोवन और हरियाणा में सोहना क्षेत्र प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में अनहोनी और ओडिशा में ताप्तापानी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भूतापीय ऊर्जा के लाभों की बात करें तो यह स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है। हालांकि शहरी क्षेत्र से दूर होने के कारण इससे विद्युत उत्पादन खर्चीला होता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भूतापीय ऊर्जा स्रोत दिया गया है और एक तरफ है अवस्थिति। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, सोहना हरियाणा, पुगा वैली लद्दाख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वेज नहर को आवागमन के लिए 1869 में खोल दिया गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सही कथन कोट के माध्यम से चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। मैंने पूछा था, एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। 3 सदस्यों से बनी इस संस्था के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपरोक्त पद किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी चुनाव आयोग। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिप्लेस ट्रांस फैट मॉड्यूल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2014 से की गई थी। G20 का 2023 में सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाना है। सही कथन या कथनों का चुनाव कूट के जरिए करना था। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 1 और 3। दूसरा कथन गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2011 से की गई। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।